बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ है आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच एडिलेड में 8 तारीख को खेला जाना है। लेकिन उससे कबल अब खबरें आ रही थी एडिलेड से थे नसीम शाह अनफिट हो गया है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और दूसरे वनडे के लिए दस्तियाब होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान के 42 साला मोहम्मद आसिफ ने जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है और तीसरी दफ़ा उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। और IBSF के दोहा में जारी इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ईरान के प्लेयर्स को उन्होंने शिकस्त दी। उस पर भी बात होगी आज अपने शो के अंदर और ख़ासकर हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने स्नूकर में तीसरी बार मोहम्मद आसिफ ने यह फतह हासिल किया है, तो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का शो भी। और कोशिश करेंगे कि हम फेडरेशन के लोगों को भी इसी हवाले से अपने शो में भी लें। चलिए सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं। तीसरा वनडे मैच खेला जाना है, उस हवाले से जावेद साहब दूसरा वनडे खेला जाना है एडिलेड में। पहले में शिकस्त हुई है, दूसरे में अब पहले खबरें आ रही थी कि नसीम शाह को आराम दिया जाएगा, अब मुकम्मल फिट नहीं है, अब मुकम्मल फिट होकर वापस आ गए, क्या कहेंगे? मोहन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंटरव्यू में बात की कि पाकिस्तान जो दूसरा वनडे खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में, और मोहन भाई एडिलेड की तारीख रही है हमेशा जो है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है और यहाँ जो है स्कोर बनता है। लास्ट टाइम भी 2017 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला था तो ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 369 रन लगाए थे बोर्ड पे, जिसमें वार्नर और ट्रेविस हेड ने जो है 284 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की थी। तो यहाँ जो है बॉलिंग का इम्तिहान होगा और हमारे बॉलर्स को जो है ये इस विकेट पे जो है बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ख़ासकर हारिस रऊफ जो है उनको है। जब तक वो अपनी लाइन और लेंथ पे काबू नहीं पाएंगे, बॉलिंग बहुत शानदार कर रहे हैं, बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रास जा रहे हैं पिछले मैच में भी अगर एक्स्ट्रास के वो 20-21 रन ना जाते तो हमारी पोजीशन कुछ और होती। और जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि वो फ्रेंडली विकेट है और पाकिस्तान ने भी जब 269 का जब टोटल था उसके बाद पाकिस्तान ने भी चेस करते हुए तकरीबन 312 रन का हदफ हासिल किया था। वहीं हिम्मत हार गए थे, लेकिन जिसमें जो शानदार बाबर आजम की सेंचुरी भी शामिल थी। तो देखते हैं इंशाल्लाह। जैसे नसीम शाह को क्रैम्प्स का मसला था और अभी जराए बता रहे हैं कि वो मुकम्मल फिट है और मैच में हिस्सा लेंगे, तो अब ये है कि पाकिस्तान जिस तरह रिजवान की कप्तानी में पहले मैच में कमबैक किया, फाइट की, तमाम नाकदीन जो है वो इसका खुलकर इजहार कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त चले, तरीके मोहम्मद से। रिजवान ने बहुत जबरदस्त है जो है कप्तानी की और फाइट बैक किया मैच में, और चेयरमैन भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल कर ली है और मोहम्मद आसिफ के सर जाता है, जहां पर उन्होंने तीसरी बार जो है ये टाइटल हासिल किया है। IBSF के तहत ये जो टूर्नामेंट दोहा में खेला जा रहा था, जहां 42 साल मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को तीसरी दफा स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। और इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे बात करने के लिए मौजूद हैं PBS के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब है। आलमगीर शेख साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान के नाम एक और टाइटल है इस दफा मोहम्मद आसिफ ने फिर दिला दिया और तीसरी बार उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है पाकिस्तान को इस किस्म की जो है खुशियां देने की, और मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को स्नूकर में ये टाइटल जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक तो आप सब लोगों को भी हो, पूरे कौम को। और मैं समझता हूँ कि ये सब जलाली परचम जो उससे बुलंद किया है, पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के सारे एथलीट जो है ये काम करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, और उसमें आसिफ का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह हम इनको इंतजार में है कि वो वापस आए तो उसका हम भरपूर इफ्तिताह करें, वेलकम करें उसको। चलें, वेलकम करें। और उसके साथ साथ दोनों प्लेयर्स मजीद, और हम बात कर लें, हजरत इकबाल भी थे, उवैस भी थे और उन्होंने भी क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। आप समझते हैं कि हमारे कुछ थोड़ी सी कमी रह गई तो शायद पाकिस्तान के लिए और भी टाइटल आ सकता था? हाँ नहीं, एक दफा तो आज से 2 साल पहले या बल्कि 3 साल पहले दोहा में 4 सेमीफाइनल में सिर्फ 3 लड़के हमारे थे, जिसमें कासिफ भी था। तो ऐसा हो सकता था, बट नेवरदलेस वो साइप्रस का लड़का बहुत अच्छा खेल गया। उसने पहले
ओवेस को बीट किया, उसके बाद उसका अजद से मैच हुआ, उसने अजद को बीट किया, फिर उसका आसिफ से सेमीफाइनल पड़ा। बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। खैर, चले आसिफ हैज प्लेड वेरी वेल। चले वो तो बेस्ट हम प्लेयर है आलमगीर मास्टर्स साहब। भी जीतेंगे इंशाल्लाह। चले आगे भी जीतेंगे। और खासकर मैं और भी मजीद आपसे मोहम्मद आसिफ के हवाले से बात करना चाहूंगा। और आसिफ है ने ये टाइटल तीसरी बार जीता है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। आप समझते हैं कि फाइनल में मुकाबला अली गारा से बड़ा जबरदस्त रहा उनका, क्योंकि बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम का ये मुकाबला था। देखिए, अली एशियन चैंपियन है। अभी 2024 में फरवरी में जीता था दोहा में, और फिर भी उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। मगर सिंस ये जो आसिफ का एक रिदम था और जितना उसका एक्सपीरियंस है, वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहा था। तो मुझे तो ये जो सेमीफाइनल वाला मैच था वो ज्यादा टफ लगा। जो साइप्रस का खिलाड़ी था जिससे हमारे दोनों मेन प्लेयरों को हराया, तो मैं समझता था कि अगर ये जीत जाए तो फाइनल भी जीत जाएगा। मैं तो बहुत श्योर था, पर अल्लाह की मेहरबानी वो जीत गया। अभी मेरी नजर जो है, हमने आसिफ को 2 टूर्नामेंट में भेजा। अभी एक मास्टर्स का टूर्नामेंट है अबव 40 का, क्योंकि आसिफ 42 के हो गए हैं, तो 40 के बाद वो क्वालिफाई करते हैं। तो पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन ने इसने इनको 2 जगह पे खिलवाया है। तो आज रात से मास्टर्स का टूर्नामेंट वो खेलेंगे, जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मोहम्मद यूसुफ की तरह ये भी मास्टर्स का वर्ल्ड कप जीते। चले मोहम्मद यूसुफ की तरह वो भी मोहम्मद आसिफ है वो टाइटल भी मास्टर्स का जीते हैं। और आलमगीर साहब है, मैं मजीद क्योंकि और भी आसिफ के हवाले से बात करूंगा, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे शो पे अजद इकबाल भी मौजूद थे यहाँ स्टूडियो पे, और कुछ थोड़ा सा गिला भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर वो पेजराई नहीं मिलती है जब प्लेयर्स जीत जाते हैं, और हुकूमती सतह की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मोहम्मद आसिफ ने तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में आपको टाइटल जिता दिया। फेडरेशन के लोग तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे जो सपोर्ट उन्हें हासिल होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाती। आप लोग इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मेरी सबसे बड़ी तो जो हमारी सारी प्रॉब्लम का हल है वो मीडिया की सपोर्ट है। मैं आज भी कहता हूं, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूं, अगर हमें जितनी क्रिकेट की आप माइलेज देते हैं, अगर उसकी 10% माइलेज दे देना तो सारे काम ठीक हो जाए, गवर्नमेंट भी ठीक हो जाए। बट अभी जो ये नई आईपीसी मिनिस्ट्री आई है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं आई एम श्योर जो भी वर्ल्ड कप जीता उसको पैसे तो बहुत मिले हैं। हाँ, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स के उनको प्राइज मनी नहीं मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडल टैली ऐसा सेटल हो जाए कि जो भी प्लेयर जीते उसको एक अमाउंट मिल जाए आपके साथ, उसको मांगना ना पड़े। तो हमारी कोशिश है स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, जो कि वो कन्विंस है पूरी तरह, तो होपफुली इंशाल्लाह उसको हम फाइनल कर लेंगे। चलें, इसे फाइनल कर लेंगे। आलमगीर साहब, थोड़ी सी जूनियर प्लेयर्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। कितने प्लेयर्स अब फेडरेशन निकाल रही है अच्छे? क्योंकि अगर हम देखें तो स्नूकर पे हमने बड़ा अबूर हासिल कर लिया है। अब हमारे पास टाइटल काफी है वर्ल्ड पे। जूनियर्स बहुत हैं, जूनियर्स हमारे पास हैं। एहसन रमजान जूनियर है हमारे पास। एक लड़का हमजा इलियास लंदन चला गया, वो पाकिस्तान से खेलता रहता है, वो खेल रहा है, वो भी 18 साल का 19 साल का है। एक लड़का हमारा कराची का है, नेशनल चैंपियन हसनैन अख्तर, वो बहुत अच्छा है। अब हमारी फिर जूनियर हो रही है, फिर कुछ लड़के निकलेंगे दिसंबर में इस्लामाबाद में। तो हमारे पास जूनियर प्लेयर माशाल्लाह बहुत हैं, हमें उसकी फिक्र नहीं है। सीनियर तो रहते ही है हमारे पास। चले, सीनियर्स काफी है, जूनियर्स की तादाद भी निकलकर सामने आ रही है आलमगीर साहब। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर करना चाहूंगा मैं आपसे कि जब मोहम्मद आसिफ वतन वापस आएंगे तो आप लोग किस किस्म का इस्तकबाल करेंगे? जिस तरह हमने देखा कि राशिद नसीम को जिस तरह पेजराई मिली, अरशद नदीम को जिस तरह पेजराई मिली, आप समझते हैं कि मोहम्मद आसिफ का भी हक है वैसे ही? देखिए, हर हक तो वो है जिसके पास हसब जिलानी परचम जो लाए। अब आपने अरशद नदीम को 100 करोड़ रुपया दे दिया, समझ रहे? हर जी जी। आदमी ने उसको बुला लिया। मैं कहता हूँ 500 करोड़ दे दीजिए, मगर जो वो भी तो मुल्क के स्टार है। मतलब आप 44 कंट्रीज के बाद आप ये वर्ल्ड कप जीते हैं, 44 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर, जहाँ आप ये जीते आज। जी जी जी। तो इट डजंट मीन कि ये कोई गांव की कोई चैंपियनशिप जीता है यार। तो अगर आपने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने बीपर्स में मैसेज दिया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का मैसेज नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट का मैसेज नहीं है। यही अगर क्रिकेट का कोई मैच होता, कोई 4 विकेट भी ले गया होता तो उसकी बीपर चल रही होती प्राइम मिनिस्टर हाउस से।
बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है, बड़ी जबरदस्त बात कही है आपने। डिस्क्रिमिनेशन होगी तो बस ये स्पोर्ट्स इसी तरह यहीं पे रुका रहेगा। ये अभी 50 साल में कुछ नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ये तो हमारी स्नूकर अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया हुआ कि हम पूरा जोर लगा के उसको जाती हैसियत से भी चलाते हैं। ये सब ऐसे गेम रह जाएंगे। देखिए जाती हैसियत में अगर हम देखें तो इस वक्त स्नूकर और स्क्वॉश दोनों जाती हैसियत पे ही चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जी जी, अभी देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। चले देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। आई होप के जो है पाकिस्तान के लिए मजीद पाकिस्तानी खिलाड़ी इस स्नूकर में टाइटल लेकर आते रहेंगे। आलमगीर साहब, शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और वही जावेद इकबाल भट्टी साहब गिले कि क्रिकेट में हर कोई फोकस रखा हुआ होता है। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ ने टाइटल जीत लिया वर्ल्ड है, लेकिन वो पिज़राई, वो पैगामात अब तक नहीं पहुंचे यहाँ फेडरेशन तक, या आप समझते हैं कि इन लम्हात में जिस तरह वो कह रहे थे कि क्रिकेट में तो फौरी तौर पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सदर के पैगामात आ जाते हैं, वजीर आजम के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है मोहम्मद आसिफ ने, लेकिन पैगामात अब तक नहीं पहुंचे। जी मोइन भाई, देखें शेख साहब ने जिस तरीके से इन तमाम खदशात का इजहार किया वो बिल्कुल नेगेटिव वे में कह रहे थे, और होना भी ऐसा ही चाहिए। देखें स्पोर्ट्स को जो है आपको तमाम को जो एक ही नज़र से देखना चाहिए। जैसे कि हम क्रिकेट को इतनी पजीराई देते हैं, हॉकी हो गई, स्क्वैश हो गया, तमाम गेम्स को देखिए हमने सबका एक पैमाना बनाना चाहिए कि भाई जब भी इतना बड़ा टाइटल देखें स्नूकर में वो जीत कर आ रहे हैं, तो इसके लिए सीएम हाउस से, वजीर आजम हाउस से, ऐवान सदर से, सेनेट से, और तमाम जहाँ जहाँ से क्रिकेट टीम के लिए पैगाम आते हैं, इन प्लेयर के लिए भी, आसिफ के लिए भी आए, क्योंकि उन्होंने भी सब्ज हलाली परचम जो है 42 ममालिक 44 ममालिक के प्लेयर से मुकाबला करने के बाद जो है सब्ज हवाली परचम जो है उन्होंने जाके वहां बुलंद किया है। तो उन्हें भी उसी शायान शान से इस्तकबाल करना चाहिए, और उसी तरीके से जितनी तमाम स्पोर्ट्स के लिए हवाले से हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, तो इन गेम्स के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि प्लेयर जो है इतना बड़ा जब टाइटल जीतता है और फिर जब उसे इतनी पजीराई नहीं मिलती, और फिर वो इर्द गिर्द देखता है कि दूसरे खेलों में जो है एक प्लेयर अगर छोटा सा भी कारनामा करता है तो उसको बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, तो इससे जो है उन प्लेयर्स का आगे बढ़ने का जो मोराल है वो डाउन होता है, ना कि अप होने के बजाय डाउन होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कोई ऐसा लाहेअमल निकाले कि भाई जैसे ही कोई सब जलाली परचम जो है कहीं भी बुलंद करता है किसी भी खेल में, तो उसको फौरन से पहले जो है तमाम तहनीती पैगामात पहुंच जाने चाहिए, इस्तकबाल अच्छा होना चाहिए, और जो उसका राइड बनता है, जो प्राइज मनी बनती है, उसको फौरन से पहले ऐलान करके जैसे ही वो उतरते हैं और उन्हें उनके हवाले किया जाए, ना कि सिर्फ ऐलानात जो है सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहे। तो शेख साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तो हमें भी चाहिए कि इसके ऊपर सोचें। चलें, इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए और इस किस्म के अमल पर ज़रूर उनको पैरा होना चाहिए। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। दूसरा वनडे मैच खेला जाना है एडिलेड में 8 तारीख को, और इस एडिलेड मैच में पाकिस्तानी टीम है, पहले नसीम शाह टीम में नहीं थे और ये कहा जा रहा था कि दूसरे वनडे में वो अनफिट हैं और शायद वो ना खेलेंगे, लेकिन अब इत्तलात हैं कि नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और दूसरा वनडे के लिए दस्तयाब है। ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि स्पिनर्स को दूसरों वनडे मैच में चांस मिलेगा, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि हमें इसी जो टीम पहला वनडे खेल ली थी उसी टीम के साथ हम दूसरा वनडे मैच भी खेलेंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा पाकिस्तान ने पहले वनडे में किया, गो के शिकस्त हुई है, लेकिन बात वही आ गई कि शिकस्त 1 रन की हो या 10 विकेटों से, शिकस्त होती है। और इस पे हमें अफसुर्दा होना चाहिए कि पाकिस्तान करीब जाकर भी शिकस्त खा गया मैच पे। वो क्या कुछ था, मैं जावेद साहब से भी पूछना चाहूँगा कि कहाँ गलती की। मोइन भाई असल में देखें हमने जो मुकाबला किया था पहले वनडे में, और जिस तरीके से हमने यहीं बैठ के इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो अब हमारी टीम जा रही है जिसमें जूनियर और सीनियर्स का एक इम्तजाज है और मोहम्मद रिजवान जो है कैप्टनसी कर रहे हैं, वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। देखिए टफ टाइम हमने बिल्कुल दिया। ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर एन हेली ने मैच जीतने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया पे तनकीद की है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ऐसे मैच नहीं जीतना चाहिए था,
क्योंकि मैच बहुत क्लोज चला गया था। अगर पैट कमिंस आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार भी सकता था। तो उनके इस बयान के तनाजुर में देखे कि हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया और ऑस्ट्रेलिया को नाको चने तो चबवा दिए थे, लेकिन जो फाजिल रन्स थे वो जो है हमारी हार का बायस बने। और इंशाल्लाह जैसे अब ये जुम्मे को जो हमारा दूसरा मैच होने जा रहा है और नसीम शाह के क्रैश जो है उनका मामला तकरीबन ये कंफर्म हो गया है कि वो खेलेंगे। हमने हो सकता है कि विनिंग स्क्वाड में से एक चेंजिंग तो बनती है। मोइन भाई, अगर आप साए मयूब की जगह जो है फैसल अकरम जो है वो भी ऑलराउंडर है, अगर आप उसे इन कर दे तो मैं समझता हूं जिस तरीके की ये बैटिंग विकेट है, देखिएगा इस बैटिंग विकेट पे हमारे फास्ट बॉलर जो है वो बॉल करेंगे लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से एडिलेड के बीच मशहूर है कि वहां बहुत रन्स बनते हैं। चले, एडिलेड की विकेट पर रन्स काफी बनते हैं और इसी हवाले से अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इकबाल मेमन साहब ने। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमेशा हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं रहते हैं, लेकिन आजकल निजी मसरूफियात की बिना पे वो शहर से बाहर हैं, तो उन्हें हम खासकर टेलीफोन लाइन पर जरूर लेते हैं। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि 42 साल मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की जानिब से तीसरी मर्तबा मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में टाइटल जीत लिया है और IBSF के तहत दोहा में ये टूर्नामेंट जारी था। ईरान के अली गारा को उन्होंने शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 का फ्रेम था स्नूकर का, जहां उन्होंने ये टाइटल जीता। आप समझते हैं कि खुशाइन चीज है? क्योंकि अब से कुछ देर कबल हमारे साथ PBSA के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और वो कुछ गिला भी कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें जो इनामात होते हैं शायद और पैगामात होते हैं वो हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिलते। आप समझते हैं कि यहाँ पर हमने किसी खिलाड़ियों को सर पर बैठा लेते हैं और किसी खिलाड़ी को हम नीचे कर दिखाते हैं? यहाँ देखें तो मोहम्मद आसिफ ने भी तो टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता है, पाकिस्तान की सब जिलाली परचम को लहराया। 44 ममालिक इस टूर्नामेंट में भी शिरकत कर रहे थे। बिल्कुल जनाब, देखें हमारे यहाँ तो सिस्टम डेवलप नहीं हो सका ना, ज्यादा इसी वजह से हमें जो है कोई हम आंगी नहीं है और हमारे जो भी एसोसिएशन हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को हम बहुत कुछ देते हैं, किसी को हम बिल्कुल नहीं देते और यहाँ तक के रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में अजहर आए थे और उन्होंने भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए। एहसान है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स बॉडीज जो है ना वो जो है बस बराए नाम काम कर रही है, लेकिन ये कि उनका जो है इतना एफर्ट नहीं है और ना ही जो हमारे पीपल एट द हेड ऑफ द अफेयर्स टॉप पे बैठे हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो है इनको जो है वो पजीराई दें जो उनका हक है। तो उनको जो है वो चीजें नहीं दी जाती, लेकिन ये कि इसके बावजूद हमारे खिलाड़ी माशाल्लाह दिल बर्दाश्त नहीं होते, लगे रहते हैं और कम से कम अपनी खुशी के लिए और मुल्क की खुशी के लिए और जो लोग आपकी तरह जो है स्पोर्ट्स को समझते हैं वो जो है इनको अप्रिशिएट करते हैं और हम भी अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह करे ये जीतते रहे हमेशा। बिल्कुल, हमेशा जीतते रहे और पाकिस्तान कामयाबी के दौड़ में आगे रहे। और क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने हासिल की है। आप समझते हैं वतन लौटे मोहम्मद आसिफ है तो उन्हें वैसे ही इस्तकबाल मिलना चाहिए जिस तरह अरशद नदीम का हमने किया था? बिल्कुल, अरशद नदीम का किया था या हम जो क्रिकेटर्स का करते हैं या जो भी विनिंग खिलाड़ी होते हैं उनको हम करते हैं। तो स्पेशली अरशद नदीम को तो हमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि वो ओलंपिक्स में जीते थे। लेकिन ये कि हमें जो है हमेशा अपने खिलाड़ियों को जो है ना वो बकअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए ताकि जो है वो आपके लिए बार बार जो है कोशिश करके जीत के आए, ना कि वो दिल बर्दाश्त हो और फिर जो है अपना जो है साइड लाइन हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का भी उतना ही हक है जितना अरशद नदीम का या दूसरे कोई खिलाड़ियों का।
चले, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है यहाँ पर इकबाल मेमन साहब। और थोड़ी सी बात मैं अलीम डार के हवाले से भी करूँगा, और आलमी शोहरत याफ्ता अंपायर है अलीम डार। और अब ये चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती है उसमें अलीम डार का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने पिच के लिए बड़ी सपोर्ट की, साथ साथ सिलेक्शन पे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, कप्तान को। और फिर जो उन्होंने सिलेक्शन की, फिर जिस तरह आकिब के साथ उनके मशवरे रहे, अजहर अली के साथ, असद शफीक के साथ, तो आप समझते हैं कि बड़ा अहम रोल अलीम डार का भी रहा, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस रखने वाले वो टेस्ट अंपायर थे। बिल्कुल जनाब, और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है मैं मोहसिन नकवी साहब को भी दूंगा, जो अलीम डार को लेके आए। ये एक बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है कि किसी आपने जो है अंपायर को, ठीक है उसका फर्स्ट क्लास का एक जो है पीछे करियर था, लेकिन ये कि उसको पहचान हुई मोहसिन नकवी को शायद गुफ्तगू से कि भाई ये काम का बंदा है, और उसको अपने फोल्ड में लिया, और उन्होंने इतना बेहतरीन डिसीजन करके दिया और पाकिस्तान को एक जो है अच्छी परफॉर्मेंस कराने पे मजबूर किया, स्पेशली उनके स्पिनर्स ने। तो मैं समझता हूँ कि ये तो क्रेडिट जो है अलीम डार के साथ मोहसिन नकवी को भी जाता है और आकिब जावेद को भी जाता है, और दूसरे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के हैं अफराद उनके। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने जो है एम्फसाइज किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो मैं डेफिनेटली टेक्निकली वो बहुत साउंड है। इकबाल मेमन साहब, आपने सारे को क्रेडिट दे दिया, नुमान अली और साजिद के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने ग्राउंड पे परफॉर्म किया? जनाब उनको तो उन्होंने ऐसा मैदान दे दिया कि वो ये ना कहें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनको तो मौका दे दिया, उनको तो ऐसी जगह दे दी कि झूमर भी दे दिया और फर्श भी दे दिया कि बस यहाँ पे आप बॉल फेंको और खुद ही टर्न होगी। तो ठीक है, उनकी नपी तुली बॉलिंग जरूर थी, एक्टिव, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल कराई, उनको हम क्रेडिट देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट को समझते हैं, यहाँ पे जो भी बॉलर होता वो वहां पे कामयाब होता। वो तो बिल्कुल ही ऐसी पिच बना के दी थी इनको कि जो भी स्पिनर होता ना यहाँ पे, वो यहाँ पे विकेट लेता। चले, यहाँ पर विकेट लेता। आईसीसी के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नाम अब आ गया नुमान अली का, और आप समझते हैं कि एक अच्छा पाकिस्तान के लिए इजाफा है कि आईसीसी के लिए काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए कोई नाम नहीं जा रहा था, और अब नुमान अली का नाम प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए आ रहा है, और अवार्ड जीत सकते हैं नुमान अली। बिल्कुल जीतना चाहिए, उनके अंदर वो सलाहियत है। और दूसरी बात यह कि वो स्पिनर का एक सबसे बड़ा एम्यूनेशन होता है, वो होती है फ्लाइट। तो इकबाल कासिम की तरह जो है फ्लाइट देते हैं, डरते नहीं है। तो उसके अंदर भी वो बड़े कामयाब है, स्पिन बेहतरीन कराते हैं। और देखे ना क्या है कि काफी अरसे से हमारे स्पिनर जो है इंतजार कर रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो धड़ाधड़ विकेट ले रहे थे, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि हमने हारना शुरू कर दिया, तो फिर अचानक जो है अलीम डार आ जाते हैं, आकिब जावेद आ जाते हैं, और फिर पिचेस चेंज हो जाती हैं और स्पिनर्स का पैराडाइज बन जाता है। तो फिर ये इनको फायदा हुआ। ठीक है, हम क्रेडिट डेफिनेटली नुमान को भी देते हैं और पिचेस को भी देते हैं, और जिसने एम्फसाइज किया इस बात पे उनको भी देते हैं। चलें, बड़ी जबरदस्त बात के हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मैं जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करूंगा इसी सिलसिले में। नुमान की परफॉर्मेंस, साजिद की परफॉर्मेंस, दोनों की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। अब नुमान का नाम आ गया है। आप समझते हैं कि नुमान एक जो है इससे आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नुमान अली का नाम आया, और उनके साथ आपको पता है मिचेल सैनेटर है और गेसू रबाडा है, इन 3 प्लेयर्स का नाम आया। और ये बड़े अरसे बाद जो है हमारा कोई स्पिनर जो है प्लेयर ऑफ मंथ में सिलेक्ट हुआ है, और वहाँ से। लेकिन ये कि बराबर परफॉर्मेंस जो है नुमान की भी अच्छी है, मिचेल सैनेटर की भी अच्छी है, गेसू रबाडा की भी अच्छी है। लेकिन अब देखिए कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है। अगर परफॉर्मेंस देखें तो मैं समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो थी वो नुमान अली की थी। उसके बाद मिचेल सेंटर ने जो इंडिया में जाके इंडिया का असर किया है, और गेसू रबाडा ने जो बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश का असर किया है। तो इन तीनों में टाई पड़ी हुई है। अब जो है जो वहाँ के जो मकसद सिलेक्ट करने वाले होंगे सिलेक्ट,
उन्होंने देखना है कि आया कि कौन डिजर्व करता है कि जो इस दफा प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का होगा प्लेयर। और फिर दूसरी चीज, नोमान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी अगर वो प्लेयर ऑफ मंथ हो जाते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी जिस तरीके से उन्होंने नोमान अली की कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो फिटनेस के लिए एक छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ है, तो उसका भी मैं समझ रहा हूं कि अगर नोमान अली प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाते हैं तो उनके आगे से ये ब्रैकेट में से निकाल के उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीधा सीधा बहाल कर दिया जाएगा। इससे नोमान को भी खुशी होगी और पाकिस्तानी कौम भी चाहती है, जिसे इतने अरसे बाद जो है एक टेस्ट सीरीज, वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जो है साजिद और नोमान की जोड़ी ने जो है हमें जीत कर दी। तो ये सारा क्रेडिट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाएगा जिस तरीके से उन्होंने इन प्लेयर को इस्तेमाल किया। चलें, इन प्लेयर्स का इस्तेमाल किया। इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान को दूसरा वनडे मैच खेलना है एडिलेड में, और ऐसा लगता है कि एडिलेड की विकेट बैटिंग के लिए बड़ी साजगार रहती है। पाकिस्तान के बैटर्स तो चल रहे नहीं है, रिजवान बाबर है, और अगर हम देखें तो हमारे टेलेंडर्स ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। नसीम ने 40 रन स्कोर किए, शाहिनशाह अफरीदी ने जो है 24 रन स्कोर किए, रिजवान 44, 37 बाबर आजम। तो आपकी बैटिंग तो फ्लॉप हो रही है, और बैटिंग विकेट पर अगर आपके बैटर्स रन नहीं करेंगे तो वहां भी मुश्किलात हो सकती है। बिल्कुल जनाब, हमारे बैट्समैन पाकिस्तान में भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सिर्फ पहले मुल्तान के मैच के अलावा, और कहीं कहीं कोई ना कोई एक आधा खिलाड़ी चल जाता था। और यहाँ पे वो फ्लॉप पेयर जो है ओपनिंग वाला, वो बिल्कुल अभी तक चल रहा है, जो आपने बार बार एम्फसाइज भी किया था कि इनको चेंज करना चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं समझता हूँ कि इनको चेंज तो करना पड़ेगा, या फिर जो है टॉप ऑर्डर में जो है तब्दीली करनी पड़ेगी, या रिजवान और बाबर में से कोई ऊपर आ जाए। बाकी ये है कि अभी इनके लिए वैसे मुश्किल हो गई है कि इतने अहम मैच में इनको चेंज करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा, और कोई ना कोई खिलाड़ी जो है उसको लेके आए ओपनिंग में, क्योंकि एक तो ये फखर को भी नहीं लेके गए, और मुझे नहीं समझ में आया, फखर मौजूद नहीं, इमाम मौजूद नहीं, मोहम्मद हुरैरा मौजूद नहीं है, उसके बगैर टीम खेल रही है। बिल्कुल, तो अगेन ये बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पहले की हैं। हालांकि 2 मैचेस तो उन्होंने जीत लिए वो टेस्ट मैचेस, लेकिन ये कि फिर वनडे में वही गलतियां कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी बैटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इमरान खान न्याजी जो है वो भी रन आउट हो गए थे, नहीं तो वो अच्छा खेल रहे थे। तो हमें जो है कुछ स्कोर जो है 250 तक आया था, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी काफी टफ मिलता है। चलें, ऑस्ट्रेलिया को भी काफी टफ टाइम मिलता है। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आता हूं। जावेद साहब, पाकिस्तान टीम है एडिलेड में दूसरा मैच खेलेगी, और तीसरा मैच पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन तीसरे मैच से कबल है, वनडे से कबल है। जो ऑस्ट्रेलियन के 5 प्लेयर्स हैं वो तीसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अगर यहाँ पर दूसरा मैच हार जाता है तो उनके लिए वो ज्यादा आसानी हो जाएगी, अपने प्लेयर्स को मजीद रेस्ट दे सकें। जी मोइन भाई, हाँ, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कप्तान समेत तकरीबन 3 से 4 प्लेयर जो है वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, क्रिकेट में आपको पता उनके पास तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, वो ले आएंगे, लेकिन ये है कि ये जो जुम्मे को मैच होने जा रहा है ये डिसाइड करेगा कि आया कि ऑस्ट्रेलिया 4 से 5 प्लेयर को रिलीज करता है या नहीं। ये इस मैच के रिजल्ट पर होगा। और जिस तरीके से एडिलेड की विकेट है, और वो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम जो है बाबर आजम ने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किए थे, और इस दफ़ा भी मैं देख रहा हूं कि हमारे 1 से 2 बैट्समैन ने अगर वहां स्कोर कर दिया तो हम जो है ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ टफ टाइम देंगे कि हम एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं कि हम सीरीज जो है 1-1 से बराबर भी कर सकते हैं, ये जो जुम्मे को मैच होने जा रहा है। लेकिन अगर हमारा टॉप ऑर्डर जरा सा क्लिक कर जाए तो मैं नहीं समझता कि हमारी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टीम जो है सीनियर और जूनियर्स के इम्तजाज पर मुश्तमिल है, और इनके जो जज्बे हैं जिनको मोहम्मद रिजवान लीड कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से जाके जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना। उनके प्लेयर्स ने भी देख लिया है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, और हमारे प्लेयर्स ने भी देख लिया कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। बस थोड़ा सा अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, बैट्समैनों ने विकेट पे स्टे करना है,
और हमारे फास्ट बॉलर खासकर जो है हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, शाहीन हो गया, इनको अपनी लाइन और लेंथ में मैं समझता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखना होगा। उस पे अगर ये अबूर हासिल कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो है वो हमारे बॉलर्स को इतनी आसानी से नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ये चीजें जो है हमने पहले वनडे में जज की थी, हमने देख लिया था कि हमारे बॉलर्स के जो एक्स्ट्रा रन थे और अपनी लाइन और लेंथ से हट के जब बॉल करते हैं, अगर आप अपनी बॉल के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई तजर्बा करने की जरूरत करेंगे, तो फिर बॉल जो है वो आपके साथ तजर्बा करती है। इन सारी चीजों को अगर हमने कवर कर लिया, हमारे जो कोचेस बैठे हुए, स्टाफ बैठा हुआ है, इस पे अगर उन्होंने मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह जो है जुम्मे वाले मैच में रिजल्ट अच्छा आएगा। चले, जुमे के मैच में रिजल्ट अच्छा आएगा। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और जहां पर अगर तीसरे वनडे में मैच चला जाता है और सीरीज नहीं जीत पाती ऑस्ट्रेलियन टीम और उनके 5 प्लेयर्स को आराम देने की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि अगर दूसरे में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली तो तीसरे के लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए रद्द-बदल करना टीम में? देखिए, जब अगर दिल से बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान को तो जीतना चाहिए, लेकिन ये कि अगर दिमाग से सोचते हैं तो पिछले मैच में हमारी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई, और ये है कि कुछ संभाल दिया रिजवान ने, बाबर ने, नसीम शाह ने, और भाई उनकी बैटिंग भी फ्लॉप ही थी, उनके भी जो हाके पैट कैमर ने नीचे से नज़र किए थे। अपना जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है ना वो बार बार आपकी बॉलिंग से आउट जरूरी नहीं है। अच्छा इकबाल मेमन साहब, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि हमने बॉलिंग अच्छी कराई, लेकिन अगर हम देखें तो हमने 46.4 ओवर्स के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, 203 रन स्कोर किए हैं। दूसरी तरफ आ जाए हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की विकेटें जरूर गिरती रही, 33.3 बॉल पर उन्होंने मैच 204 रन बनाकर 2 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान 4 के एवरेज से खेलता दिखाई दिया और यहां पर 5 के एवरेज से ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करती दिखाई दी। आप कह रहे हैं कि बॉलिंग अच्छी हुई वनडे में? देखिए, मैं समझता हूं कि ये भी हमारे लिए ये मसलियत थी कि वो जो है तेज स्कोर कर रहे थे और हम विकेट जो है उनकी ले रहे थे, और आपने देखा कि बहुत सारी विकेट जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द विकेट्स जो है 70% वो हमने शॉर्ट बॉल पे ली है। तो आपको ये एडवांटेज मिला कि वो मार रहे थे, और मारने की वजह से आपको देखिए वो तैयारी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वो सिर्फ आपके साथ जीतने की और हारने की नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पैट कमिंस के अंडर में जो है ना वो खेल रहे हैं, उनको पता है कि हमें इसी स्टाइल में खेलना है और वो इसी स्टाइल में खेलेंगे, लेकिन ये कि उसमें उनके हारने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो वेस्ट इंडीज जो होती थी वो ज्यादातर जीतती थी और इसी तरह खेलती थी, लेकिन अगर हारती भी थी तो इसी तरह खेलते हुए हारती थी, तो ऑपोजिट टीम को एडवांटेज मिलता था, विकेट मिलना शुरू हो जाती थी। और हमारे फील्डर्स ने भी ठीक ठाक कैचेस किए हैं और बॉलिंग भी जो है काफी तेज रही है। तो अगर हम पैट कमिंस की विकेट ले जाते तो शायद मैच का जो है पासा पलट जाता, लेकिन पैट कमिंस ने एज अ कैप्टन और पहले भी जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक दफा फिर और अच्छी परफॉर्मेंस पैट कमिंस ने दे दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं जरूर दोनों ओपनर्स के हवाले से बात करूंगा। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को वापस है रिजवान और बाबर अगर यहां पर ओपन कर लेते हैं, निचले नंबरों पे आपके पास अच्छे मिडिल ऑर्डर मौजूद हैं, कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रन करते हैं वनडे के अंदर, सलमान अली आगा अच्छा आपको एक ऑलराउंडर की सूरत में मिल गया, फिर पाकिस्तान के लिए वाइस कैप्टन ही कर रहा है। फिर नीचे आप चले जाएं तो आपके पास है इमरान खान है जो तकरीबन लगभग 40-50-60 रन की बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं। फिर आपके टेलेंडर्स अच्छे हैं, नसीम शाह अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है। तो आपके पास तो ऑप्शंस हैं। अगर रिजवान बाबर ऊपर एक दफा फिर आ जाएंगे तो आप समझते हैं कि वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जो है थोड़ी सी मजबूत और हो जाएगी, मुस्तकम हो जाएगी? ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, मजबूत होगी या नहीं होगी इसका तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन देखें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने जो है ना ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, सारे जो है तजुर्बे करने हैं।
और अगर आपने एक भी अगर खिला देते हैं और एक नया खिलाड़ी ले आते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर चले आप अच्छी दोनों को बात है, लेके आपकी आते राय हैं- मैंने ले ली है और आपका बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इकबाल मेमन साहब, जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आता हूं और इसी पे करूंगा मैं साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। आप समझते हैं यहाँ रद्द-बदल चेंज हो के रिजवान बाबर एक दफा फिर आ जाए? बिल्कुल मोइन भाई, ये तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इनको आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने मिडल में नाम लिए हैं, मिडल में आपको पता है कि इरफान नियाजी तक आपके पास बैटिंग है, और फिर जिस तरह से लास्ट मैच में नसीम ने शाहीन से जो अपना हिस्सा डाला था, और अगर सलमान अली आगा है हमारे पास और कामरान गुलाम है, अगर ये दोनों अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाते हैं रिजवान और बाबर, तो आपकी नीचे जो बैटिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब कि आपकी नीचे की नंबर मिलेगा। की बैटिंग अच्छी हो जाएगी, और अगर दोबारा एक दफा फिर दोनों ओपनर से बैटिंग करते दिखाई दे रिजवान बाबर, तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर इस वक्त जो है बड़े मुस्तहकम है, जिनमें उन्होंने इमरान खान नियाजी का नाम लिया, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, फिर आपके टेलेंडर्स में शाहीन शाह अफरीदी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, नसीम शाह बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप से चैंपियन ट्रॉफी से कबल आप बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और यही मौका है आपके पास है, क्योंकि अब आपके पास है एक मैच हो चुका है, बकिया आपके पास है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच है, फिर 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ आप खेलेंगे, तो यकीनन यहां रद्द-बदल अगर बैटिंग ऑर्डर में कर ली जाए तो वो ज्यादा सूदमंद साबित हो सकती है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।